जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया है ना, बेसिक से लेकर के हमने एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन किया और किस टाइप से हमें उन क्वेश्चंस को करना है वो तुम्हें पूरा अच्छे से आइडिया लग गया होगा। क्लियर? तुम्हें बस थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बेसिक मैथ्स, है ना, कि अगर फ्रैक्शन को इंक्रीज़ करना है तो न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, है ना। फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है तो न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को इंक्रीज रिड्यूस करना है तो डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा। क्लियर? तो वो सब चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट में ही। तुम देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, उसमें ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक ही लाइन पे थे, है ना। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बट दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे थे, है ना। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो लेट अस से परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो मैं यहाँ पे दो लाइंस बनाता हूँ जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ठीक है। लेट अस से ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तुम्हारा सोर्स जो है वो समवेयर हियर है, क्लियर, और तुम्हारा ऑब्जर्वर जो है लेट अस से वो समवेयर हियर है, क्लियर। और सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स इस दिशा में जा रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और ऑब्जर्वर जो है वो इस दिशा में जा रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर्स पर सेकेंड से, है ना। तो देखो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस पे मूव कर रहे हैं, है ना। तो सोर्स और ऑब्जर्वर आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अभी तुम्हें और भी कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेट अस से तुम्हें ये दिया हुआ है कि एक काम करते हैं हम, ये 5 और 10 ना लेकर के ना इसे जनरल पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम एग्जांपल में डेटा ले लेंगे। लेट अस से ये तुम्हारा स्पीड ऑफ सोर्स है और ये तुम्हारा स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम्हें वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट यूज करना है जो कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हो। क्लियर सभी को? इस पॉइंट को लिख लो। क्या? ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज टू बी यूज्ड विच इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तुम्हें जिस भाषा में लिखना है लिखो, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। सोर्स और ऑब्जर्वर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के अलोंग ही जो वेलोसिटी होगा सिर्फ वही हमारे काम का है। क्लियर? तो मान लेते हैं सोर्स जो फ्रीक्वेंसी से आवाज़ छोड़ रहा है, लेट अस दैट इट बी एफ एस। अब लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर बना लेते हैं, है ना। ये जो है ये लाइन है जो सोर्स एंड ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो लेट अस से हमारे पास ये पर्टिकुलर एंगल थीटा है ना, कोई सा भी एंगल थीटा हो सकता है। ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, तुम सोर्स की वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड करोगे। मुझे बताओ, सोर्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीएस है ना, सोर्स इस डायरेक्शन में वीएस से जा रहा है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसका कंपोनेंट क्या होगा, वीएस कॉस थीटा। एक वीएस साइन थीटा भी होगा, बट वो तुम्हारे काम का नहीं है, इसीलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। क्लियर? सिमिलरली वी नॉट, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस दिशा में है वी नॉट, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, वी नॉट साइन थीटा। क्लियर? तो अब एक वेलोसिटी ऑब्जर्वर का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा ना, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग इस तरफ, लेकिन मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू सम रेशियो ऑफ एफ एस। तो सम रेशियो में ऊपर स्पीड ऑफ साउंड, नीचे स्पीड ऑफ साउंड। अब ऊपर ऑब्जर्वर का टर्म, बोलो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ भाग रहा है ना, है ना, ऐसा वेलोसिटी है। अब ये वी नॉट वी एस भूल जाओ, बस इन दोनों को देखो। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ भाग रहा है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा इस फ्रैक्शन को, तो v प्लस वी नॉट साइन थीटा। और सोर्स क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो सोर्स भी बढ़ाने की कोशिश करेगा फ्रैक्शन को, तो v माइनस वी एस कॉस थीटा। बस इतनी फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगी, ख़त्म। समझ आ गई बात सभी को? तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ये। तुम्हें सिर्फ वो कंपोनेंट यूज़ करने हैं, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सिर्फ वही होगी जो अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग है, सोर्स की वेलोसिटी भी सिर्फ वही होगी जो अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग है, और ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। तुम्हें रटना नहीं है फॉर्मूला, तुम्हें पता है।
तुम्हें बेसिकली क्या करना होगा, डायग्राम में ये एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो एक एग्जांपल करते हैं आज, जिसमें हम एंगल वगैरह कैलकुलेट करके करेंगे सब कुछ। कुछ उसमें ऐसा महाभारत नहीं है। ये तुम्हारा 2 लाइन्स है लेटर से, ये ऐसे सोर्स और ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं। काम करते हैं, ऑब्जर्वर को इधर ले लेते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड से, और सोर्स जो है वो यहाँ पर है, और सोर्स इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो सोर्स 5 मीटर पर सेकेंड से इस दिशा में जा रहा है, 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब कुछ डेटा और दिया है क्वेश्चन में। डेटा ये दिया है कि सोर्स का जो कोऑर्डिनेट है ना, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोल दूं, तो सोर्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। सोर्स का कोऑर्डिनेट दिया है लेट अस से 0, -3, और ऑब्जर्वर का कोऑर्डिनेट्स दिया है -4, 0। क्लियर। तो हमें बताना है ना, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, लेट अस से फ्रीक्वेंसी जो सोर्स क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू ले लेते हैं 100 हर्ट्ज़, ठीक है। यहाँ ना लिख करके मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज़ है। क्लियर। तो तुम्हें ये बताना है जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा वो कितना है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर एट द इंस्टेंट शोन। क्वेश्चन लिख लो है ना, फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर एट द इंस्टेंट शोन। क्लियर। तो ध्यान से देखो, अब अगर ऑब्जर्वर और एट द इंस्टेंट शोन का क्या एग्जांपल है, मतलब क्या मीनिंग है एट द इंस्टेंट शोन? क्यों? क्योंकि जब दिखाया हुआ है, क्यों क्या होगा, ये 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है ना, तो 1 सेकंड बाद तो ये 5 मीटर और नीचे आ जाएगा और ये 10 मीटर और आगे भाग जाएगा, तब तक में तो एंगल ही बदल जाएगा। समझ आई बात सभी को? तो इसीलिए एट द इंस्टेंट शोन, ठीक है। तो इस वक्त कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुन रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये लाइन बनाएंगे ना, और हम अब इसमें एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस से ये एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये लेंथ 3 होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट ऑरिजिन है ना, ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 4 है। तो 3/4 tan थीटा किसका होता है, 37 डिग्री का, है ना। ये 37 डिग्री हमने कैलकुलेट करके निकाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। अब 10 मीटर पर सेकेंड का कॉम्पोनेंट डिवाइड कर लेते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। नींद आ रहा मुझे तो इस क्वेश्चन को बताने में। बोलो 10 cos 37 कितना होगा, 8। अब एस सोर्स का कंपोनेंट याद रखना, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, तो इधर, और ये वाला परपेंडिकुलर था बट ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी 37 ही होगा, है ना। क्यों नहीं, वो 37 नहीं होगा, 53 होगा। ये 37 है तो ये 53 होगा, है ना, तो ये भी 53 होगा। तो 5 cos 53 कितना आ जाएगा, 3, है ना। 5 cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना। ये 37 तो ये 53 तो ये भी 53। बस अब निकाल लो वैल्यू। स्पीड ऑफ साउंड यूज़ कर लो, कितना यूज़ करोगे, स्पीड ऑफ साउंड ले लो 300 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ साउंड ले लो कितना, 300 मीटर्स पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन ऑफ 100 हर्ट्स। तो स्पीड ऑफ साउंड ऊपर 300 नीचे 300। ऑब्जर्वर वाला भाई क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, +8। सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, +3। क्लियर सभी को ये? तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, 308/303 इंटू 100, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। तो बस ये करना है, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर क्या करते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जर्वर एंड और सोर्स इज डूइंग सर्कुलर मोशन, मतलब या ऑब्जर्वर या सोर्स में से कोई एक सर्कुलर मोशन कर रहा है या फिर दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, है ना, लेट अस से कि हमारा सोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर। मैंने क्या किया है, मैंने सोर्स को एक स्ट्रिंग में बांध दिया है, ठीक है। सोर्स को मैंने एक स्ट्रिंग में बांधा है ना। सोर्स अपना बना लेते हैं, दिस इज माय सोर्स, और इस सोर्स को मैंने ऐसा ओमेगा दिया है, ठीक है। ओमेगा का डायरेक्शन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो इस तरीके का मैंने ओमेगा दिया है और
मान लेते हैं स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो r है ना, जिस रेडियस में वो घूम रहा है इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है ना, कहाँ पर ऑब्जर्वर है? मेरा ऑब्जर्वर है, सॉरी, मेरा ऑब्जर्वर है कहीं यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। लेट अस से माय ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है। ऑब्जर्वर अभी स्टेशनरी है, वो मूव करता तो क्या होता वो सब तुम्हें मालूम है ना। या फिर एक काम करते हैं, जनरल कंडीशन ले लें क्या, ऐसे ही रहने दो अभी, है ना। मान लो सोर्स और ऑब्जर्वर तुम्हारा इस तरीके का है। अभी तुम्हें क्या बताना है कि फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन सोर्स रीचेज पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P है टॉप पॉइंट पे, क्लियर। वो ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा व्हेन सोर्स रीचेज पॉइंट P, है ना। लिख लो इस क्वेश्चन को, फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन सोर्स रीचेज पॉइंट P। व्हेन सोर्स रीचेज, फिर क्वेश्चन नंबर 1 डालना, लिखना पॉइंट P। क्वेश्चन नंबर 2 डालना, लिखना पॉइंट Q। क्वेश्चन नंबर 3 डालना, लिखना पॉइंट R, ठीक है। मतलब तीनों पॉइंट, जब सोर्स P पे होगा तो ऑब्जर्वर क्या सुनेगा, Q पे होगा तो क्या सुनेगा, R पे होगा तो क्या सुनेगा, क्लियर सभी को ये। तो जब इन तीनों पॉइंट पे सोर्स आएगा, 3 क्वेश्चन है ना तुम्हारे, क्या, फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन सोर्स रीचेज, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट P, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट Q, क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट R। तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा काम करना है तुम्हें, है ना। जब सोर्स पॉइंट P पे पहुँचेगा तो मुझे बताओ उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। क्या उसकी वेलोसिटी, ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे R ओमेगा होगी, क्लियर। और ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर है। अब मुझे बताओ जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। क्या वो ऐसे मैं एक लाइन ज्वाइन करूँगा सोर्स और ऑब्जर्वर को, है ना, और मैं क्या करूँगा, मैं एंगल फाइंड करूँगा, है ना। वो एंगल मुझे कहाँ से मिलेगा, वो एंगल मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल से मिलेगा, है ना। लेट अस से ये एंगल तुम्हारा तुम यहाँ भी फाइंड कर सकते हो, वहाँ भी फाइंड कर सकते हो, जिधर तुम्हें मन उधर फाइंड कर लो, है ना। लेट अस से तुमने ये एंगल यहाँ पे थीटा फाइंड कर लिया, ठीक है। लेट अस से तुमने ये वाला पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे थीटा फाइंड कर लिया। अब क्या करोगे, R ओमेगा का कॉम्पोनेंट ले लोगे अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। बोलो R ओमेगा का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग कितना हो जाएगा इस तरफ, है ना। अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है तो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग वो 90 माइनस थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा आने वाला है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो तो वो वाला लाइन, और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता, है ना, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता तो ये वाला एंगल है ना, सॉरी, तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है तुम्हारा, ये बिल्कुल स्ट्रेट अगर मैं बनाऊँ तो वो एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 90 माइनस थीटा ही आएगा, है ना। तो R ओमेगा का कॉम्पोनेंट, है ना, अगर मैं R ओमेगा को यहाँ से रेज करता हूँ, है ना, R ओमेगा हमारा स्पीड किधर होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना। R ओमेगा सर्कल से टेंजेंट होता है, तो इस तरफ जो R ओमेगा का कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आएगा, R ओमेगा साइन थीटा। मुझे बताओ क्या अब ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, सिंपल। अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग वाली वेलोसिटीज तुमको देखनी है, तो अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग वाली वेलोसिटी कौन सी है, तो तुम FO, है ना, इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन ऑफ FS, ठीक है। V बाई V लिख लेते हैं। ऑब्जर्वर कहीं नहीं जा रहा, कोई टर्म नहीं आएगा। सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, तो V प्लस R ओमेगा साइन थीटा, क्लियर। और ये थीटा निकालने के लिए क्वेश्चन में डेटा दिया होगा ना, ये थीटा तुम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हो। समझ आई बात सभी को। तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर क्या है, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है। तुम्हें इसमें भी कुछ रटना नहीं है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। सिर्फ वही वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है जो अलॉन्ग दी लाइन ज्वाइनिंग होगा। समझ आया। अब जब सोर्स Q पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये हो गया कब सुना ऑब्जर्वर ने, जब सोर्स कितना है, एट P, है ना। फिर एट Q पे आएगा तो क्या होगा बताओ। अब सोर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब सोर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना।
सोर्स की वेलोसिटी हो जाएगा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, और अभी भी आर ओमेगा ही होगा है ना, क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है? आर ओमेगा। अब क्या करोगे? अब लाइन ज्वाइनिंग कौन सा है तुम्हारा? अब लाइन ज्वाइनिंग है तुम्हारा ये वाला लाइन है ना, दिस लाइन है ना, दिस पर्टिकुलर लाइन हमें थोड़ा ऊपर से बनाना चाहिए ताकि ये मैच करे। ये वाला लाइन हमारा लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ये लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर है और ये हमारा वेलोसिटी है सोर्स का ऐसे नीचे की तरफ, तो मुझे बताओ इस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग? कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा, है ना। तो आर ओमेगा का कंपोनेंट इस तरफ कितना है? ज़ीरो। इसका मतलब सोर्स की वेलोसिटी भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ज़ीरो है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ज़ीरो है। तो एट क्यू क्या होगा? एट क्यू हो जाएगा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई वी इंटू एफ एस, बस वी और वी दोनों दे दो, मतलब एफ इक्वल टू एफ ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? एफ एस के बराबर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। मुझे बताओ जब ऑब्जर्वर एस पे आएगा, सॉरी जब सोर्स एस पे आएगा तब भी यही होगा ना, क्योंकि उस वक्त भी उसका वेलोसिटी ऐसे ऊपर रहेगा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। आर पे क्या होने वाला है? सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे दूर भाग रहा था वहाँ पे उसकी तरफ जाएगा। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वेलोसिटी? आर ओमेगा इस दिशा में, है ना। तो अब लाइन ज्वाइनिंग कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? अब तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगा ये वाला लाइन, है ना। ये लाइन तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हो जाएगा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल से तुम बाकी डेटा भी निकाल सकते हो ना। ये एंगल फिर तुम्हारा थीटा आएगा। तो आर ओमेगा का कंपोनेंट इस दिशा में क्या आएगा, है ना, वो थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आर ओमेगा कंपोनेंट इस दिशा में आएगा आर ओमेगा साइन थीटा, और इस बार वो किधर जा रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो तुम्हें क्या एक्सप्रेशन लिखोगे? तो उस वक्त तुम एक्सप्रेशन लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, है ना, एट आर क्या होगा? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम रेशियो ऑफ एफ एस। तो वी बाई वी, ऑब्जर्वर कहीं जा नहीं रहा, सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, तो माइनस आर ओमेगा साइन थीटा हो गया एट आर। क्लियर सभी को ये चीज़? तो इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ा हमने ना, नया कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ वेलोसिटी का वो कंपोनेंट यूज़ करना है जो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग है। अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होता तो क्या होता? अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा होता तो क्या होता? तो ऑब्जर्वर का भी कंपोनेंट निकाल लेते हैं हम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, तो काम हो जाता अपना। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सिर्फ तुम्हें कंपोनेंट लेना है। क्लियर सभी को ये? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा ना एक स्पेशल केस होता है जो कि हमारे लिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। स्पेशल केस क्या है कि अगर ये डिस्टेंस, जितना दूर ये ऑब्जर्वर है ना सर्कुलर मोशन से, अगर ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा मुझे बताओ। अगर ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? जैसे जैसे मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मुझे बताओ ये वाला पर्टिकुलर एंगल छोटा होता जाएगा ना। जैसे जैसे मैं इसको आगे के लिए बढ़ाऊंगा तो ये पर्टिकुलर एंगल कितना होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। मतलब अगर मैं बिल्कुल छोटा सा सर्कल बनाऊँ यहाँ पे, है ना, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ा कर दूँ, है ना। जनरल केस क्या है कि डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन आर। किसका डिस्टेंस? ऑब्जर्वर का सोर्स से। तो उस केस में क्या होगा, ये जो एंगल्स तुम ले रहे हो ना, ये एंगल्स किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे। क्लियर? मतलब वो एंगल सारे के सारे, ये वाला एंगल्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आई बात तुम्हें? कैसे? तुम देखो, अगर मैं इस ऑब्जर्वर को दूर ले जाऊँ यहाँ से, है ना, बहुत दूर ले जाऊँ, ठीक है, लेटर से मैं इसको डायग्राम को छोटा कर रहा हूँ, और लेटर से मैं ऑब्जर्वर को दूर ले जा रहा हूँ यहाँ से उठा के, ठीक है। लेटर से मेरा ऑब्जर्वर जो है वो बहुत दूर आ गया। लाइन बनाता हूँ मैं यहाँ इसके सेंटर से, ये तुम्हारी लाइन होगी। लेटर से ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे आ गया। क्लियर? मेरा ऑब्जर्वर है एट दिस पॉइंट। अब अगर मैं पॉइंट P से यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करूँ तो मुझे बताओ क्या होगा? वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनाएगा ना। पॉइंट P से मैं एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट P से। तुम देखो ये P से लाइन हो तक जा रहा है। क्लियर? तो तुम देखो ये जो ऊपर एंगल बन रहा है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री ही बन रहा है। मतलब मैं जितना दूर जाता जाऊँगा वो एंगल 90 डिग्री के आसपास आता जाएगा। तो दैट मीन्स जब ऑब्जर्वर बहुत दूर हो जाएगा सोर्स से तो उस केस में क्या होगा? देख लो, इफ
डी इज मच मच ग्रेटर देन आर। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो उस केस में हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे ना, ठीक है। अभी तो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ बड़ा सही, ताकि तुम्हें देखने में डायग्राम में आसानी हो। और मैंने अपना ऑब्जर्वर रखा है, लेट अस से, सॉरी, लेट अस से मैंने इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर रखा है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वर है और हमारा जो सोर्स है वो क्या कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, रेडियस आर है और हमारा सोर्स इस पॉइंट पर है। चलो इस बार क्या करते हैं, सोर्स को ना मैं क्लॉकवाइज ओमेगा दे देता हूँ, है ना। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? हाँ, फिर से हम लेबल कर लेते हैं पॉइंट्स को। लेट अस से यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट R है, ठीक है। तो जब ये ओमेगा ऐसे घूमते घूमते मान लो एट P पे आएगा, है ना, एट P पे आएगा, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? पूरा ऐसा टेंजेंट आर ओमेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसा मान लोगे कि जो लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब तुम इस आर ओमेगा का कोई कंपोनेंट डिवाइड नहीं करोगे। ऐसा कब होगा? जब ऑब्जर्वर बहुत दूर होगा सोर्स से। क्लियर? तो जब ये पॉइंट P पे है तो तुम ये वाली लाइन को ऑलमोस्ट क्या मान लोगे? स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि वो बहुत दूर है। अभी तो मैंने बोर्ड पे दिखाने के लिए तुम्हें बनाया है तक क्यों तुम्हें दोनों दिख रहे हैं, बट एक्चुअली डी मच मच ग्रेटर देन आर है। तो तुम ऐसा सोचो, अगर सोर्स यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो ऑब्जर्वर है वो कहीं पे अलग ही दुनिया में खड़ा है। क्लियर सभी को, है ना, 2-3 रूम के बाद। तो वो जो लाइन बनेगी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर सभी को? तो ऐसे केस में ना, इफ़ डी इज़ मच मच ग्रेटर देन आर, तो तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे? लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या? तुम्हें आर ओमेगा के कंपोनेंट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इस पॉइंट पे आर ओमेगा अगर मैं कंपोनेंट डिवाइड नहीं करूँगा तो क्या होगा? एट पी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन ऑफ एफ एस। तो v बाई वी, ऑब्जर्वर कहीं जा नहीं रहा, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, आर ओमेगा। क्लियर सभी को? बस तुम्हें कंपोनेंट नहीं करना पड़ा। अगर ये ज़्यादा पास होता तो तुम ऐसे लाइन जॉइनिंग करते और इधर कंपोनेंट निकाल करके लिखते वहाँ पे, बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो आई थिंक तुम लोग सब भावनाओं को समझ पा रहे हो। बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये। जब वो आर पे आ जाएगा तो क्या होगा? आर पे आ जाएगा तो इधर भाग रहा होगा, है ना, आर ओमेगा से, मतलब उससे दूर भाग रहा है, तो वहाँ वी प्लस आर ओमेगा हो जाएगा। अच्छा, जब क्यू पे आएगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त इसका वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है और लाइन जॉइनिंग क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट। बोलो एट क्यू पे क्या इक्वेशन लिखाएगा, है ना? एट आर सब लोग लिख लोगे ना, आर ओमेगा ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो बस इस फॉर्मूले में वी प्लस आर ओमेगा हो जाएगा नीचे में, है ना। एट क्यू क्या होने वाला है? एफ नॉट इक्वल टू एफ एस। क्यों? क्यू से ओ तक स्ट्रेट लाइन है और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है उस लाइन से। क्लियर? तो सॉरी, तो इस केस में एफ नॉट इक्वल टू एफ एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर ओमेगा का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग। क्लियर सभी को? हमेशा याद रखना, सोर्स चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन है। लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन है, बस ये तुम्हें याद रखना है। कब? जब डी मच मच ग्रेटर देन आर हो तब। बट अगर नहीं है डी मच मच ग्रेटर देन आर, सॉरी, तो उस पर्टिकुलर केस में तुम्हें क्या करना है? जो हमने यहाँ ऊपर में किया था। क्लियर है सभी को? अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस पॉइंट पे सुनाई देगी, जब सोर्स कहाँ होगा? जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है पहले ना, कि सोर्स किस पॉइंट पे होगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो मुझे बताओ, पी पे मैक्सिमम होगा, क्यू पे होगा, आर पे होगा या एस पे होगा? क्यू और एस पे तो इतना आएगा, है ना। यही चीज़ एट एस भी होगा, एट एस भी यही होगा। पी पे इतना है और क्यू पे तो क्यू और एस हमने लिख लिया। आर पे कितना है? एफ नॉट इज इक्वल टू वी बाई वी प्लस आर ओमेगा इंटू एफ एस। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ पर सुनाई दे रही है उसे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है एट पी, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पी पे सुनाई देगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ सुनाई देगी?
आर पे, है ना, ये वाली जो वैल्यू है दिस विल बी लेस देन एफ एस, है ना, क्योंकि ये रेशियो देखो 1 से छोटा हो जाएगा, ये रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि v बाई वी प्लस तुम डिनोमिनेटर तुमने क्या कर रखा है, बड़ा कर रखा है। दैट मीन्स r पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और p पे मैक्सिमम। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बनाऊँ, है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड की ना, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड की, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड p पे है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड q जो कि इक्वल है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एट s के, बट ये फिर भी ज़्यादा है किससे, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड एट r के, है ना। r पे तो मिनिमम सुनाई देगा। क्लियर सभी को, एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि सबसे छोटा नंबर आने वाला है। तो बट आंसर क्या, हमेशा ये रट नहीं लेना कि हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैंने ओमेगा ऐसा घुमाया है क्लॉक वाइज, इसीलिए टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आया। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होता ना तो ये अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर आता। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ओमेगा होता तो पी पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी आता और आर पे मैक्सिमम आता। समझ आया, क्योंकि आर पे ये टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आर पे टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है और पी पे अवे फ्रॉम दी है, तो पी पे मिनिमम आता और आर पे मैक्सिमम आता। ठीक है, वो सब कुछ ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक तुम लोग अच्छे तरीके से भावनाओं को समझ गए हो यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हवा चल रही है तो डॉपलर्स इफेक्ट पे के इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा। सिंपल, हवा के चलने का तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट, विंड इज इन डायरेक्शन ऑफ सोर्स टू ऑब्जर्वर, क्योंकि आवाज सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है, इसीलिए मैं सिर्फ सोर्स से ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं। सोर्स से ऑब्जर्वर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, दिशा मैंने क्या ले लिया, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। देन स्पीड ऑफ साउंड या फिर मुझे ऐसा बोलना चाहिए, स्पीड ऑफ विंड इज एडेड टू स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर, मतलब अगर इधर मेरा सोर्स है ना, और इधर मेरा ऑब्जर्वर है। क्लियर, मान लेते हैं सोर्स कहीं भी भाग रहा है, लेट अस से सोर्स इधर भाग रहा है वीएस से, मान लेते हैं ऑब्जर्वर भी इधर ही भाग रहा है कुछ वीओ से। ठीक है, अब बट आवाज़ कैसे जाएगी, सोर्स से ऑब्जर्वर। भले ही सोर्स इधर भाग रहा है, सोर्स किधर भाग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखो। मैंने जब ये लाइन लिखा तो सोर्स किधर भाग रहा है उसकी मैंने बात ही नहीं की, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो लाइन है, तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड इस तरफ होगा, है ना। वी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड, है ना। और विंड का दिशा क्या बोला मैंने, विंड इज इन डायरेक्शन ऑफ सोर्स टू ऑब्जर्वर। ये तो साउंड का स्पीड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, साउंड इधर भी जा रहा है, बट उधर जो साउंड जा रहा है उससे मुझे मतलब नहीं ना। सोर्स यहाँ खड़ा है तो साउंड तो पूरा 3D में हर तरफ जा रहा होगा। मुझे किससे मतलब है, उस डायरेक्शन से जो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। क्लियर सभी को ये। अब अगर विंड भी इसी दिशा में है VW, तो तुम क्या करोगे, स्पीड ऑफ विंड और स्पीड ऑफ साउंड को ऐड कर दोगे, मतलब जो टोटल स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज कर जाता है। इफेक्ट ऑफ विंड क्या होता है, ये होता है ऑन टोटल स्पीड ऑफ साउंड पे, बाकी और कहीं पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब तुम जिस चीज़ को पहले सिर्फ V लिख रहे थे ना, उसको अब या तो तुम V प्लस VW लिखोगे या फिर V माइनस VW लिखोगे। तो रूल क्या है, यदि सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो लाइन जा रही है उस दिशा में विंड है, मतलब विंड अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ बह रहा है, तो क्या करना है तुम्हें, स्पीड ऑफ साउंड में V प्लस VW कर देना है। मतलब अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड का इक्वेशन लिखूँ, है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड ऊपर और स्पीड ऑफ साउंड नीचे तो तुम लिखते ही हो, बट अब जो स्पीड ऑफ साउंड ऊपर में तुम लिखोगे उसकी जगह तुम V प्लस VW लिखोगे और यहाँ भी V प्लस VW लिखोगे। हर जगह V की जगह V प्लस VW हो जाएगा अगर विंड की दिशा किससे सेम है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो लाइन जा रहा है उससे अगर सेम है तो, है ना। तो ये V प्लस VW हो जाएगा। अब
बाकी टर्म लिख देते हैं। ऊपर ऑब्जर्वर का टर्म है तो अब क्या करोगे, अब विंड को भूल जाओ, हो गया, विंड का काम इतना ही था। वो सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड वाले टर्म को चेंज करता है, v की जगह v प्लस वी डब्ल्यू हो गया हर जगह बस। बाकी जो तुम डॉपलर में कर रहे थे वही है ना। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ भाग रहा है तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दिस विल बी प्लस वी नॉट। सोर्स क्या कर रहा है, वो उससे दूर भाग रहा है तो प्लस वी एस। बस ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। वही अगर वी डब्ल्यू उल्टा बह रहा होता है ना, अगर वी डब्ल्यू उल्टा बह रहा होता तो क्या होता, तो हर जगह तुम v की जगह v माइनस वी डब्ल्यू कर देते। ये फर्स्ट लाइन है तो सेकंड पॉइंट भी तुम लिख लो, क्या, विंड इज ऑपोजिट, विंड इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सोर्स टू ऑब्जर्वर। हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की लाइन की तरफ देखो है ना। तो देन क्या होगा, खुद लिख लोगे, द स्पीड ऑफ विंड इज सब्ट्रैक्टेड, है ना, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्पीड ऑफ साउंड। मतलब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है ना। अगर हवा तेज चल रही है ना, हवा अगर तेज चल रही है तो साउंड के अपने साथ लेकर के जाती है हमेशा। तो अगर ऑब्जर्वर भी तुम्हारा उसी तरफ खड़ा है जिधर हवा बह रही है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड लगेगा कि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो उसका डायग्राम भी बना लेते हैं, आ जाओ। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो सोर्स इधर है और ऑब्जर्वर तुम्हारा इधर है। तुम्हें राइट लेफ्ट है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये मत याद रखना कि ये राइट साइड है तो ऐड करेंगे, नहीं। सोर्स से ऑब्जर्वर की दिशा देखना। अगर इसमें भी सोर्स यहाँ होता और ऑब्जर्वर यहाँ होता ना, और विंड ऐसा ही होता तो क्या करते बताओ, सोर्स से ऑब्जर्वर की दिशा लेफ्ट होती बट विंड राइट होता, तो उस केस में तुम माइनस करते जो तुम यहाँ करने वाले हो। समझ आया। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि सोर्स किधर है और ऑब्जर्वर किधर है, राइट लेफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्स को कहीं भगाते हैं, चलो, वी एस ऑब्जर्वर वी नॉट, ठीक है। विंड हमेशा स्पीड ऑफ साउंड हमेशा वी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही होगा, बट विंड की दिशा अलग अलग हो सकती है। मान लो इस केस में विंड इधर बह रहा है तो अब इसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, सम फ्रैक्शन ऑफ एफ एस। अब सोर्स से ऑब्जर्वर टुवर्ड्स राइट है, विंड लेफ्ट है, तो v माइनस वी डब्ल्यू करोगे और इधर भी v माइनस वी डब्ल्यू करोगे। क्लियर। और बाकी टर्म डाल दो। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ भाग रहा है तो प्लस वी नॉट। सोर्स क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है तो माइनस वी एस। बस ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व आ गया। समझ आई बात सभी को। तो इतना सा बात अपने को समझना था। क्लियर। तो डॉपलर्स इफेक्ट आई थिंक आई होप सभी को क्लियर होगा, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुमसे बिल्कुल चुटकियों में बनेगा, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।